हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी का रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज का वीडियो नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग भाषा विज्ञान वाले चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें कि टॉपिक दिया हुआ है भाषा की परिभाषा, भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन। ठीक है, आपको इस वीडियो से यह सारे जो टॉपिक हैं दोस्तों पूरा 100% आपको क्लियर हो जाएंगे। अवश्य ही ये चैप्टर जो है आपको समझ में आएगा। कृपया आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए भाषा के डिफिनेशन से यह चैप्टर को आरंभ करते हैं। देखिए, भाषा मानव समाज में अपने भावों और विचारों का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। इन सारी भावों विचारों को अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि एक हम हैं और एक आप हैं, तो हम लोगों को यदि अपना विचार को आदान प्रदान करना होगा तो एक माध्यम का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसी माध्यम को बोलते हैं दोस्तों भाषा। ठीक है, तो भाषा क्या है? तो यह मानवों के भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, उसी को भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए भाषा की कुछ विशेषता होती है। ठीक है, भाषा की क्या होती है? तो भाषा की कुछ विशेषता होती है। तो चलिए हम लोग भाषा की विशेषता को भी जान लेते हैं। और देखिए, भाषा की विशेषता से भी प्रश्न आते हैं। हमारे पास आपसे प्रश्न पूछ देगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की विशेषता नहीं है, और 3 ऑप्शन भाषा की विशेषता वाला रहेगा और एक नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में आप गलत आंसर टिक आउट कर लीजिएगा। इसीलिए भाषा की विशेषता को भी आप ध्यान से समझें। देखिए, पहला विशेषता क्या है? भाषा में प्रयुक्त ध्वनि समूह सार्थक होना चाहिए। जो भी ध्वनि समूह है वह सार्थक होना चाहिए। सार्थक कहने का मतलब कि सही अर्थ होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप किसी के पास जा करके सिर्फ नीनी 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 कर रहे हैं तो आपकी भाषा को नहीं समझ पाया, क्योंकि नीनी नीनी जो है वो सार्थक अर्थ नहीं देता है ये सब। ठीक है, तो इस कंडीशन में वो गुस्सा होकर के आपको 1-2 फाइट मार भी सकता है। ठीक है, इसीलिए भाषा में प्रयुक्त ध्वनि समूह जो होगा वो कैसे यूज होना चाहिए? तो सार्थक ध्वनि समूह को यूज करना होगा आपको। क्लियर? आगे देखिए, ध्वनियों की एक व्यवस्थित समूह होना चाहिए। जो भी आप ध्वनि का उच्चारण कीजिएगा उसका सही और अच्छा ढंग वाला एक व्यवस्थित समूह होना चाहिए। जैसे देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि गागर में सागर। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि गागर में सागर। ठीक है, गागर में सागर। इसका कहने का मतलब कि थोड़ा चीज़ में बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे बोल देंगे कि सागर में गागर, तो इसका कुछ अलग नहीं अर्थ आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मान लेते हैं कि बोलेंगे कि राम एक अच्छा लड़का है और वह डेली स्कूल जाता है, तो इसी चीज़ को आप बोलिएगा कि स्कूल जाता है डेली। ठीक है, ऐसे एक एक वर्ड तोड़ तोड़ के बोलिएगा तो आपको वही चीज़ को समझने में परेशानी होगा। ठीक है, तो उसका भी एक क्या होना चाहिए? ध्वनियों का एक व्यवस्थित समूह होना चाहिए। ठीक है, भाषा में प्रयुक्त सभी ध्वनियाँ अध्ययन एवं विश्लेषण योग्य होनी चाहिए। जो भी ध्वनि आप उसमें प्रयुक्त कीजिएगा उसका क्या होना चाहिए? अध्यात्मक होना चाहिए और विश्लेषण पूर्वक होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि झारखंड का जो राजकीय पुष्प है वो मान लेते हैं कि पलाश का पुष्प है। ठीक है, तो उसको आप गलती लिख लीजिएगा कि सलाप, तो ये क्या है? अध्ययन रथ थोड़ी है, ये तो गलत हो गया। पलाश का पुष्प होता है तो ये उस कंडीशन में गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उसका क्षेत्र एक विशेष वर्ग के साथ जुड़ा होता है। भाषा का जो क्षेत्र होता है वो विशेष क्षेत्र के साथ जो है वो जुड़ा होता है। इसीलिए तो पेपर 2 में आपका क्या है? कुछ नहीं है, वह क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है। तो विशेष वर्ग यानी कि जनजातीय भाषा क्या है? विशेष वर्ग की भाषा है। ठीक है, नागपुरी, पंच परगनिया, खोटा, हिंदी। ठीक है, तो इतना सारे चीज़ के बारे में जब पढ़ना है आप लोगों को तो ये क्या है? एक विशेष वर्ग की भाषा है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे है, भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ वक्ता के अभिप्राय को श्रोता तक पहुँचाता है। भाषा की जो
प्रयुक्त ध्वनियाँ होती है वह क्या है, तो वह वक्ता से लेकर के श्रोता तक वह पहुंचाता है। जैसे कि आप किसी को कुछ बोल रहे हैं तो आपका बात श्रोता तक वह पहुंचाता है, वह माध्यम। ठीक है, तो यही है कि भाषा में प्रयुक्त जो ध्वनि होती है वह वक्ता के अभिप्राय यानी कि विचार और भाव को श्रोता तक पहुंचाता है और फिर श्रोता आपके पास उसका जवाब देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे है भाषा की प्रकृतिगत विशेषता। अब देखिए, एक तो सिंपल था भाषा की विशेषता, और आगे है कि भाषा की प्रकृतिगत विशेषता क्या होनी चाहिए। क्लियर? देखिए, तो पहला पॉइंट है यहाँ से दोस्तों कि भाषा परिश्रम और प्रयास से अर्जित की जाने वाली संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है, यह अर्जित संपत्ति है। कहने का मतलब कि भाषा को भी आपको सीखना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ परिश्रम करना पड़ता है, उसका प्रयास करना पड़ता है उसको बोल करके। ऐसे तो आपको लग रहा हो कि आप हिंदी सीख लिए तो महारथी हो गए, लेकिन आप ही लोगों को यदि अलग भाषा सीखना हो, जैसे कि आपको यदि खोटा नहीं आता हो और खोटा सीखना हो तो आपको परिश्रम करना होगा। नागपुरी आपको नहीं आता हो, नागपुरी सीखना होगा तो परिश्रम करना होगा। पंचपरगनिया नहीं आता है, पंचपरगनिया सीखना होगा तो आपको परिश्रम करना होगा। उसी प्रकार संस्थाली, मुंडारी, ये सब चीज़ यदि आपको नहीं आता है सीखने के लिए तो प्रयास करना होगा ना। तो इसीलिए बोला गया है कि भाषा दोस्तों पैतृक संपत्ति नहीं है कि आपके पिताजी के था वो आपके नाम पर लिख दिए वो आपका हो गया। ठीक है, वह अर्जित संपत्ति, उसको अर्जित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भाषा पूर्णतः सामाजिक वस्तु है। अब भाषा क्या है, तो भाषा जो है ना पूर्णतः सामाजिक वस्तु है। मान लेते हैं कि किसी एक लंबे चौड़े क्षेत्र में खाली आप अकेले हैं, ठीक है, तो वह किसके साथ आप भाषा का उपयोग कीजिएगा, किसी से नहीं कर पाइएगा, अकेले हैं। ठीक है, अब आपके पास कुछ व्यवस्था नहीं है, जो भी नेटवर्किंग का चीज़ है, मोबाइल गैजेट, ये सब कुछ नहीं है, तो भाषा का उपयोग कर ही नहीं पाइएगा। जब तक समाज नहीं रहेगा तब नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आगे देखिए, भाषा परंपरागत है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाने वाली एक परंपरा मूलक इकाई है। माने आपके पहले से आपके दादाजी के पास था वो भाषा, उसके बाद आपके पिताजी के पास, उसके बाद आपके पास, उसके बाद आपके बेटे के पास, उसके बाद आपके नाती पोता के पास जाएगा। तो ये क्या है, व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाने वाली एक परंपरा मूलक इकाई है। ठीक है, इनके जो माता पिता हैं भाषा के, उसको समाज और परंपरा को हम लोग बोल सकते हैं कि समाज जो भाषा के माता पिता है वह समाज और परंपरा ही है, क्योंकि समाज और परंपरा है तभी तो भाषा जीवित है। ठीक है, आगे देखिए, भाषा अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। मतलब अनुकरण का मतलब होता है कि एज इट इज, फोटो कॉपी। ठीक है, जैसे कि आप किसी को बोलते देखे, ठीक है, तो उसके भाव को समझे। जैसे आप बचपन में थे तो बचपन में कहीं ना कहीं जो बच्चा होता है वो बड़े आदमियों को देख करके सीखता है। ठीक है, यदि आप मान लेते हैं कि उसको यदि अच्छा ढंग वाला हिंदी यानी कि खड़ी बोली वाला हिंदी यदि सिखाइएगा तो वह ठीक ठाक बोलेगा। उसी प्रकार से आप देहाती हिंदी अगर उसको सिखाइएगा तो आपका लैंग्वेज बोलेगा। तो वही क्या किया, वो अनुकरण कर लिया, उसका फोटो कॉपी कर लिया। इसलिए बोला जाता है कि भाषा जो है वो अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। भाषा जो है ना वो परिवर्तनशील होता है हमेशा, किसी के लिए भी वो रुकता नहीं है। ठीक है, सेम नहीं होता है, भाषा परिवर्तनशील होता ही है। ठीक है, तो कैसे परिवर्तनशील कह सकते हैं, तो देखिए, भाषा में व्यक्ति, स्थान, समय के साथ परिवर्तन होते रहता है, इसीलिए भाषा को निरंतर परिवर्तनशील बोला जाता है। देखिए, यानी कि आप यदि यहाँ के व्यक्ति हैं, आप साउथ में चल जाइए तो भाषा चेंज हो गया, स्थान इसी प्रकार से स्थान चेंज कर दिए साउथ में जाने पर, वो भी चेंज हो गया। समय के साथ भी भाषा का जो है ना परिवर्तन वो होते रहता है। जैसे कि मान लेते हैं बहुत प्राचीन समय में चलते हैं, ठीक है, तो पहले क्या था, तो पहले था वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत आया, तो पहले भी चल गए थे क्या, समय के साथ ये परिवर्तन हुआ कि नहीं, तो हो गया। चलिए आगे देखिए, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर तथा अप्रौढ़ से प्रौढ़ता की ओर जाती है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे प्रश्न तो हमको लगता है कि एक आ ही जाएगा। देखिए इसको समझिए, क्या है, कहा गया है कि भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर और अप्रौढ़ से प्रौढ़ता की ओर जाती है। यानी यदि आप बचपन में छोटा थे
तो आपको कोई भाषा बहुत जटिल लगता था, लेकिन अब बड़ा होकर के सब भाषा सीख गए तो आपको वही चीज़ आसान लगने लगा, सूक्ष्म लगने लगा। ठीक है, तो यहाँ से इस लाइन को आप याद रखिए कि जब आप बच्चा थे, छोटा थे, तो कोई चीज़ भाषा में सीखने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता था, कठिन था, लेकिन अब बड़ा हो गए, सीख लिए तो सूक्ष्म बन गया। उसी प्रकार जब आप पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, तो आपको भाषा उतना पहचान भाषा पर पकड़ नहीं था, लेकिन जब आप पढ़ लिए तो भाषा पर पकड़ अधिक अधिक हो गया पहले से। तो वही है कि भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर गति करता है और अप्रोढ़ से प्रौढ़ता की ओर गति करता है। ठीक है, अब देखिए, भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर जाता है। मतलब जैसे कि गच्छति, ठीक है, गच्छति जो है ये संस्कृत का वर्ड है, अब इसको हिंदी में कर दीजिए तो जाता है तो वियोगात्मक हो गया, कुछ वर्डों का यहाँ से वियोग हो गया। ठीक है, तो ये है संस्कृत से हिंदी। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न विद्वानों द्वारा भाषा की परिभाषा। आखिर जो विभिन्न विद्वान थे वो भाषा की परिभाषा क्या क्या दिए थे। ठीक है, देखिए, पहला है भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा की परिभाषा जो है, पहला है भोलानाथ तिवारी के अनुसार। देखिए, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित या आच्छादित ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये कौन दिए थे भाषा का डिफिनेशन? तो भोलानाथ तिवारी। तो भोलानाथ तिवारी जी के द्वारा दिया गया डिफिनेशन है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित या आच्छादित ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों को क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। चलिए दूसरा नंबर का देखिए, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार देखिए, जिन ध्वनि समूहों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, ठीक है, उनकी समष्टि रूप से वो क्या है? वह भाषा है। ये है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के द्वारा। सब में एक ही डिफिनेशन है, आप जो डिफिनेशन शुरू में समझे उसी का तोड़ मोड़ कर सबको दिए गए हैं अपना डिफिनेशन। ठीक है, तीसरा देखिए, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया डिफिनेशन है कि विभिन्न ध्वनि अर्थों द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरे के प्रति सरलता से प्रकट करते हैं, उसको भाषा कहते हैं। तो यह आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया डिफिनेशन है। आगे देखिए, A.H. गार्डिनर के द्वारा विचार के भी व्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहार को भाषा कहते हैं। तो वही विचार के व्यक्ति बने विचार को परस्पर विनिमय करने के लिए जो हम लोग ध्वनि संकेत का उपयोग करते हैं उसको भाषा कहते हैं, वही तो है। आगे है हेनरी स्वीट के द्वारा द एक्सप्रेस ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड, माने स्पीच साउंड के माध्यम से आप अपना यदि थॉट जो है, विचार जो है वो किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे भाषा। ये हेनरी स्वीट दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे है क्रोचे के अनुसार दिया हुआ भाषा। तो भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं, मैंने जिन्हें हम अपने मनोभाव या विचारों को रखने के लिए जोड़ते हैं, वही तो है भाषा। आगे देखिए, प्लेटो के अनुसार तो भाषा आत्मा की मुख्य या अध्ययनवात्मक बातचीत है। क्या है? अध्ययनवात्मक बातचीत है, पर जब वह धनात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। आगे है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता से समझ सकता है, उसको भाषा बोलते हैं। ठीक है, भाषा क्या है दोस्तों? तो भाषा क्या है? यानी कि दूसरों के भाव अच्छा से आप समझ ले और आपका भाव वो अच्छा से समझ ले, तो आप जो इस क्रम में जिस माध्यम का उपयोग कीजिएगा उसको बोलेंगे भाषा। तो ये कामता प्रसाद के अनुसार था। श्याम सुंदर दास के अनुसार क्या है? देखिए, अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। ये श्याम सुंदर दास के अनुसार डिफिनीशन था। आगे है जेसप सर्न के अनुसार क्या है?
तो भाषा का सार मानवीय गतिविधि है जो मानवीय कार्यों को समझने में सहायता करती है, वही तो है भाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक प्रश्न यहाँ से, ठीक है, जो हम इसके आगे समझाएंगे वहाँ से। देखिए, भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों ने दो प्रकार के विचार मार्ग अपनाए हैं कि भाषा की उत्पत्ति आखिर कैसे हुआ है। तो इसी के खोजने के लिए जो विचार किया गया है विद्वानों के द्वारा, वो दो प्रकार का किया गया है। एक तो है प्रत्यक्ष मार्ग और दूसरा है परोक्ष मार्ग। तो दोनों को समझते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष मार्ग क्या होता है। प्रत्यक्ष मार्ग सबसे पहले समझेंगे। देखिए, जिसमें भाषा की आदिम अवस्था से चलकर उसकी वर्तमान अवस्था तक विकसित दशा का विचार किया जाता है। माने सबसे पहले आपके दादाजी से शुरू होगा, फिर आपके पापा, फिर आप, उसके बाद आपके बच्चा। तो ये ऐसे क्रम से चलता है। प्रत्यक्ष मार्ग में ऐसे क्रम से चला जाता है, माने पहले वाला से वर्तमान की स्थिति में आना। तो ये होता है प्रत्यक्ष मार्ग में। अब परोक्ष मार्ग में क्या होता है, तो परोक्ष मार्ग में जस्ट उल्टा होता है। भाषा की आज की विकसित दशा से पीछे की ओर चलते हुए उसकी आदिम अवस्था तक पहुंचने के प्रयास को परोक्ष मार्ग कहते हैं। माने आपके पुत्र से, फिर आपके पास, फिर पिताजी के पास, फिर आपके दादाजी के पास। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि प्रत्यक्ष मार्ग आप समझ गए होंगे कि पहले वाली भाषा से वर्तमान तक की भाषा में आ करके उसको छानबीन करना कि कैसे उत्पत्ति हुआ है, कैसे विकास हुआ है। तो इसी दशा के बारे में विचार विमर्श करना प्रत्यक्ष मार्ग होता है। और जबकि वर्तमान की स्थिति से इतिहास की स्थिति में जाना कि इस समय भाषा कैसा है और उस समय भाषा कैसा था, तो वर्तमान से जब आप पीछे जाइएगा तो उसको बोलेंगे परोक्ष मार्ग। दैट इज क्लियर। चलिए अब देखिए, तो प्रश्न यहाँ से आएंगे, यहीं से बोले थे। देखिए यहाँ पास थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा जो है यहाँ पास सघन हो गया है। देखिए, भाषा उत्पत्ति और विकास को लेकर निम्नांकित या निम्नलिखित सिद्धांत प्रचलित है। माने भाषा का उत्पत्ति कैसे हुआ, चाहे उसका विकास कैसे हुआ, उसके लिए अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग सिद्धांत दिया है। तो उसी चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए, तो पहला है दोस्तों दैवी उत्पत्ति सिद्धांत, ठीक है। पहला क्या है, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत है। यह सिद्धांत क्या कहता है, तो भाषा की उत्पत्ति भगवान ने किए हैं। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत जो बोलते हैं कि जिस प्रकार भगवान सृष्टि का रचना किए हैं, उसी प्रकार भाषा का उत्पत्ति भी भगवान की है। ये दैवी उत्पत्ति सिद्धांत मानता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है संकेत सिद्धांत। क्या है, संकेत सिद्धांत। संकेत सिद्धांत के जन्मदाता रूसो को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो संकेत सिद्धांत के जन्मदाता रूसो को माना जाता है। अब देखिए, अब ये सिद्धांत क्या कहता है कि संकेत सिद्धांत क्या है, तो प्रारंभिक मानव अपने अंगों से भाव विचार इंगित किए, तो यही होता है संकेत सिद्धांत। यानी कि संकेत सिद्धांत कहता है कि जब आदि मानव होंगे तो आदि मानव अपने मनोभाव विचारों को दूसरे व्यक्ति से साझा करने के लिए कुछ इशारा कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इशारा कर रहे होंगे हाथ से, पैर से, आंख से, तो उसको बोला जाता है संकेत सिद्धांत। तो दोस्तों संकेत सिद्धांत आपको याद रखना होगा, तो सिर्फ याद रखिएगा जन्मदाता रूसो और कुछ नहीं है, इशारा है यह, ठीक है। आगे देखिए, आगे है धातु या अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत माने होता है कि सुन के, फोटोकॉपी उसका, ठीक है। तो देखिए अनुकरण सिद्धांत कौन दिया था, ये दिए थे प्लूटो। कौन दिए थे, प्लूटो, ठीक है, सॉरी देखिए प्लेटो दिए थे ये सिद्धांत। अब देखिए अनुकरण सिद्धांत क्या कहता है, तो संसार की हर चीज की अपनी क्या होती है, तो ध्वनि होती है। संसार की हर चीज की क्या होती है, तो अपनी ध्वनि होती है। तो वही है अनुकरण सिद्धांत या धातु सिद्धांत। तो धातु सिद्धांत याद रखिएगा कि कोई चीज का बजना, अब बजना का मतलब क्या है कि अपनी ध्वनि, यही है प्लूटो के द्वारा दिया हुआ धातु सिद्धांत या अनुकरण सिद्धांत। आगे है इसके बाद अनुकरण सिद्धांत, ठीक है। आगे क्या है, अनुकरण सिद्धांत है। तो देखिए इसको बोला जाता है बोबो सिद्धांत।
क्या बोला जाता है? बोबो सिद्धांत। इसको कुत्ते की ध्वनि बोले थे मैक्स मुलर। बोबो सिद्धांत को कुत्ते की ध्वनि किसने बोला? तो मैक्स मुलर ने बोला। बोबो सिद्धांत को कुत्ते की ध्वनि किसने बोला? तो मैक्स मुलर ने बोला। ठीक है, बोबो सिद्धांत किसने दिया था? तो हिटनी पॉल विद्वान थे, इन्होंने दिए थे। अब यह क्या है? तो यह सिद्धांत कहता है कि आदि मानव जो है वो पशु पक्षी की अनुकरण करके उसका फोटोकॉपी करके अब भाषा सीख लिए, तब भाषा की उत्पत्ति हो गया। तो अनुकरण सिद्धांत क्या कहता है कि पशु पक्षी से अनुकरण ले करके अब भाषा सीख लिए। ठीक है, ये कहता है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर में क्या है? आवेश सिद्धांत। ठीक है, आदि युग के भावुक मानव आवेश में आकर के या क्रोध में आकर के, ठीक है, या उनके साथ कुछ वैसा घटना हुआ कि जिससे वह क्या साउंड निकाले, जैसे दर्द में, पीड़ा में आह, ओह, छी, धिक, ऐसा शब्द निकाल दिए। तो यही मानता है आवेश सिद्धांत। आवेश सिद्धांत कहता है कि आदि युग के मानव जो हैं वो किसी प्रकार से, चाहे उनको चोट लगने पर, चाहे उन विवश होने पर, चाहे गुस्सा में होने पर, ठीक है, कुछ अलग प्रकार के साउंड निकाले, जैसे आह, ओह, छी, धिक, इस प्रकार का साउंड निकाले, तो यह बोलता है आवेश सिद्धांत। आगे है श्रम सिद्धांत। ठीक है, श्रम सिद्धांत जो है वो दिए हैं न्यारे वैज्ञानिक। कौन दिए हैं? न्यारे वैज्ञानिक। देखिए, श्रम सिद्धांत कहता है कि आदि मानव जो होंगे ना वो कुछ काम में व्यस्त होंगे, ठीक है, कुछ श्रम कर रहे होंगे और श्रम के दौरान उनके मुंह से कुछ आवाज़ निकल गया होगा, तो वहीं से भाषा का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, जैसे कि नहीं बोलते हैं कि कोई चीज़ आपसे नहीं उठता है तो जोर लगा के बोलते हैं, जोर लगा के हिस्सा तो उठता है। ठीक है, या बाहुबली मूवी आप देखे होंगे कि जब बाहुबली जो उसका मूर्ति गिरने लगता है तो एक आदमी बोलता है बाहुबली बाहुबली, तो बाहुबली चिल्ला कर उस मूर्ति को फिर खड़ा कर देता है। तो वही बोलता है कि श्रम ध्वनि सिद्धांत वही बोलता है कि कोई श्रम करते समय जो आप ध्वनि उत्पन्न किया जाता है पहले के मानवों द्वारा, वहीं से शायद भाषा की उत्पत्ति हुआ होगा, ये ऐसे बोलता है श्रम ध्वनि सिद्धांत। कौन दिया था? तो न्यारी वैज्ञानिक ने दिए थे। ठीक है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए खुद से स्क्रीनशॉट लेकर के। आगे है इंगित सिद्धांत। इंगित सिद्धांत क्या है? तो मनुष्य जब पानी उनी पी रहा होगा तो पीने के दौरान जो हम लोग गला से पीते हैं तो घुट का आवाज़ आता है, तो समझिए कि पा का आवाज़ किया होगा तो पिपासा और धुआं से निकल गया। तो ये सिद्धांत कौन दिए हैं? इंगित सिद्धांत। तो ये दिए हैं डॉक्टर रे रिचर्ड और जोहानसन ने। इंगित सिद्धांत दिए हैं डॉक्टर रे रिचर्ड और जोहानसन ने। ये सिद्धांत बोलता है, इंगित सिद्धांत, कि मनुष्य जब कोई खाना खा रहा होगा या पानी पी रहा होगा तो उस कंडीशन में जो आवाज़ उत्पन्न होगा फिर वहीं से धीरे धीरे भाषा की उत्पत्ति हुआ, ऐसे बोलता है इंगित सिद्धांत। आगे है संपर्क सिद्धांत। संपर्क सिद्धांत बोलता है कि आदि मानव समूह के संपर्क में आए होंगे। आदि मानव जो है वह समूह के संपर्क में आए होंगे तब भाषा का उत्पत्ति हुआ है। संपर्क सिद्धांत दिए हैं जी रिवेज। संपर्क सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो जी रिवेज। कौन है? जी रिवेज। संपर्क सिद्धांत क्या कहता है? जब आदि मानव पूरे समूह में आ गए होंगे संपर्क में, तब भाषा को उत्पन्न हुआ होगा, भाषा की उत्पत्ति हुआ होगा, तो वही है संपर्क सिद्धांत। कौन दिए हैं? तो जी रिवेज। कौन दिए हैं? जी रिवेज। रटिए इसको। ठीक है, आगे देखिए, आगे है संभावित सिद्धांत। ठीक है, सॉरी, समन्वित सिद्धांत है ये। ठीक है, इसको बोलेंगे हेनरी स्वीट थ्योरी। क्या बोलेंगे? हेनरी स्वीट थ्योरी। ये सिद्धांत बोलता है कि 4 सिद्धांतों को मिला करके नए सिद्धांतों से भाषा की खोज का हम लोग स्रोत देखते हैं। ये होता है हेनरी स्वीट। हेनरी स्वीट कुछ नहीं किए थे, वो 4 जो प्रीवियस सिद्धांत था ना उसी सबको मिक्स कर करके और ये अपना अलग सिद्धांत दिए थे, उसको बोलते हैं समन्वित सिद्धांत। ठीक है, क्लियर? चलिए अब देखिए, आगे है कि भारतीय भाषाओं का प्रथम सर्वेक्षण जॉर्ज गिरियर्सन ने सन 1894 ईस्वी में किया था। उनकी सर्वेक्षण पुस्तक का नाम है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें ही उन्होंने बताया कि भारत में 179 भाषाएं हैं और लगभग 544 बोलियां हैं। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है? तो ये जॉर्ज गिरियर्सन के अनुसार है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे भाषा के 4 अंग: ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ। ठीक है, तो रूप 2 टाइप का होता है, एक कथित रूप और एक लिखित रूप। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा के आधार।
तो एक होता है मानसिक आधार और एक होता है भौतिक आधार। मानसिक आधार और भौतिक आधार। देखिए मानसिक आधार क्या है, तो वे विचार या भाव जिसके अभिव्यक्ति के लिए वक्ता भाषा का प्रयोग करता है उसको बोलते हैं मानसिक आधार। और भौतिक आधार क्या है, तो वक्ता के भाव या विचार का श्रोता द्वारा ग्रहण किया जाना ही भौतिक विचार है। मानसिक विचार माने कि जो आदमी कह रहा है तो उसके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ उसी को क्या बोलेंगे, तो मानसिक विचार। और जो आदमी श्रोता है, जो सुन रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, उसको भौतिक विचार बोलेंगे शॉर्टली। चलिए आगे देखिए, आगे है भाषा की प्रकृति। भाषा के अपने गुण व स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। भाषा के अपने गुण व स्वभाव को भाषा की क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है भाषा के रूप। तो सबसे पहला है आदर्श भाषा या परिनिष्ठित भाषा। क्या है, आदर्श भाषा या परिनिष्ठित भाषा। देखिए शिक्षित समुदाय द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा आदर्श भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। अब जो आदमी शिक्षित है वो तो आदर्श ही भाषा का उपयोग करेगा ना, तो उसी भाषा को आदर्श भाषा या परिनिष्ठित भाषा बोलेंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे है राष्ट्रभाषा। एक राष्ट्र के निवासी अपने पर्वों में, उत्सवों में, सार्वजनिक कार्यों में जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह उस देश का राष्ट्रभाषा कहा जाता है। या उस देश का जो ज़्यादा नागरिक होगा, जो भाषा को समझ रहा होगा, वही होगा राष्ट्रभाषा। लेकिन हम लोग का राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। ठीक है, हिंदी राजभाषा है, सरकारी कामकाज में उपयोग होता है। ठीक है, राष्ट्रभाषा भारत का कोई भाषा को दर्जा नहीं दिया गया है राष्ट्रभाषा के रूप में। ठीक, आगे देखिए राजभाषा। तो राजकाज के कार्यों में प्रयोग आने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। आगे है साहित्यिक भाषा। तो साहित्य रचना के लिए जो भाषा अपनाई जाती है उसको साहित्यिक भाषा कहते हैं। बोली, तो एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उसे बोली कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा से अनेक बोलियां विकसित हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये भाषा के अंतर्गत क्या हो जाता है, तो अनेक छोटे छोटे जो है ना वो बोली विकसित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कोई बोली तभी तक बोली रहेगी जब तक कि उसे साहित्य, धर्म, व्यापार और राजनीति के कारण विशेष महत्व प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने जब तक उसमें क्या है, साहित्य नहीं लिखा गया है, जब तक वह विभिन्न धर्म के लोग उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं, व्यापार उस भाषा में ज़्यादा संभव नहीं है, राजनीति में उसका उपयोग ज़्यादा नहीं कर रहा है, तब तक वो बोली रहेगा। लेकिन सब होगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, भाषा बन जाएगा बोली से। अब आपको बताना है कि भारत में कुल कितने भाषा है और कुल कितने बोली हैं। ऊपर हम लोग जॉर्ज गिरियर्सन के अनुसार वाला पढ़ लिए हैं। ठीक है, 179 और 544। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे भाषा का विकास। क्या पढ़ेंगे, तो भाषा का विकास पढ़ेंगे। देखिए राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का विकास 1000 ईस्वी से माना है। ठीक है, भाषा में उचित परिवर्तन होना ही भाषा का विकास कहलाता है। अपनी भाषा में क्या हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है, तो कैसा, तो उचित, जो सही है, तो ही भाषा का विकास हो गया। ठीक है, हिंदी भाषा के विकास को हम लोग 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। पहला है प्राचीन काल, जिसको हम लोग प्राचीन हिंदी बोलेंगे, इसका समय है 1000 से 1500 ईस्वी। दूसरा है मध्यकाल, इसको मध्यकालीन हिंदी बोल करके समझेंगे, 1500 से लेकर के 1800 ईस्वी। और तीसरा है दोस्तों आधुनिक काल, यानी कि आधुनिक हिंदी इसको बोलेंगे, 1800 ईस्वी से लेकर के अब तक वाली हिंदी। देखिए तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए उत्तर भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं का 200 वर्षों तक क्या चला, तो शासन चला। उनकी अपनी राजभाषा फारसी थी, लेकिन जनसंपर्क के लिए उन्होंने प्राचीन हिंदी का प्रयोग किया। अगले 500 वर्षों में इसी प्राचीन हिंदी से विकसित अनेक रूप सामने आई, जिसमें एक रूप है डिंगल और एक रूप है पिंगल। ठीक है, ये राजस्थान की पुरानी भाषा है। ठीक है, तो पुरानी राजस्थान की भाषा है डिंगर और पिंगल।
ठीक है। डिंगल की रचना कुछ देखिए तो एक है श्रीधर कृत रनमल छंद, एक 1400 ईस्वी में ये लिखा गया था। और कलोल कवि कृत के द्वारा लिखा गया है ढोला मरूरा दोहा 1473 ईस्वी में। तीसरा रूप है हिंदवी। तीसरा रूप क्या है? हिंदवी। ठीक है, मैंने डिंगल और पिंगल के अलावा है तीसरा रूप हिंदवी। तो 13वीं शताब्दी में हिंदवी का ज़्यादा चलन था। खुसरो के साहित्य में इसका जो रचना है वो है खालिक बारी। हिंदवी का जो है मिलता है खुसरो के साहित्य में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है मध्यकाल यानी कि मध्यकालीन हिंदी। देखिए मध्यकालीन हिंदी का समय 1500 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक लगभग 300 वर्ष माना जाता है। यह समय तक हिंदी का स्वरूप स्थिर होने लगा था और वह आत्मनिर्भर होने लगा था। अपभ्रंश के जो रूप प्राचीन हिंदी में प्रयुक्त होते थे वे मध्यकाल में आते आते क्या हो गया? तो लुप्त हो गया। यह वह समय है जब हिंदी की बोलियां स्वतंत्र रूप से साहित्य के क्षेत्र में प्रयुक्त हो रही थी। मध्यकाल में, इस काल में हिंदी की सभी वर्तमान बोलियां विकसित हो चुकी थी, किंतु साहित्य क्षेत्र में अवधी और ब्रज भाषा की प्रधानता मिलती है मध्यकाल में। इस युग में बोलचाल के स्तर पर खड़ी बोली का वर्चस्व हो जाता है। इस समय भक्ति काल और रीति काल के काव्य रह गए थे। मध्यकालीन में ही दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्यात्मक प्रयोग कवि वली ख्वाजा नबानवाज के काव्य में दृष्टिगत होती है। किसके द्वारा? तो वली ख्वाजा नबानवाज के काव्य में दृष्टिगत होती है। इस भाषा को दक्षिण में हिंदवी कहा जाता था, जिसके उत्तर भारत में मिश्रण द्वारा उर्दू बन गया। ठीक है, इस युग में। और उर्दू के उसमें कवि कौन थे? तो दक्षिणी हिंदी या हिंदवी के कवि थे नुसरत, कुली और कुतुब शाह और वजही। और उर्दू के कवि थे गालिब और दाग और मोमिन और मीर ईसा। ठीक है, तो देखिए ये मध्यकाल में था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ गए होंगे। इसको पढ़ लीजिएगा फिर भी समझ लीजिएगा। देखिए आगे है आधुनिक काल वाला हिंदी। देखिए यह काल 1800 ईस्वी से लेकर के अब तक माना जाता है। इस काल में मुस्लिम सत्ता का अंत और आंग्ल सत्ता का संस्कृत, आंग्ल सत्ता मतलब जो विदेशी लोग यहाँ पास आए थे, डच, फ्रांसीसी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वाले, ठीक है, ये सब जो लोग आए थे उसको बोलेंगे आंग्ल। ठीक है, तो आंग्ल सत्ता जैसे संस्कृत आया, उनका कला आया, साहित्य, विज्ञान आदि भारत में प्रतिष्ठित हुई। इस समय को ही हिंदी साहित्य का भी आधुनिक काल माना जाता है। इस समय ही हिंदी में साहित्य की रचना होने लगा था, क्योंकि साहित्य रचना में हिंदी यानी कि खड़ी बोली का वर्चस्व हो गया था। 1920 से 25 के आसपास पहुंचकर धीरे धीरे हिंदी कविता में भी खड़ी बोली प्रयोग होने लगा था। लॉर्ड वेलेस्ली ने अंग्रेज अफसरों को भाषा की शिक्षा दिलाने के लिए जॉर्ज गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को किया और कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर लालू लाल को नियुक्त किया गया। लालू लाल लाल चंद्रिका के लेखक थे। तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ? तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी। कहाँ? तो कलकत्ता में। किसने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में? तो गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ से नोट करते चलिए। देखिए आगे हम लोग सीखेंगे दोस्तों ध्वनि के बारे में। किसके बारे में? तो ध्वनि के बारे में। तो अर्थमय शब्दों को स्थूल अभिव्यक्ति देने वाली मानवीय वाणी को क्या बोलेंगे? ध्वनि बोलेंगे। ठीक है, जो भी आदमी अपने वाणी से अपने अभिव्यक्ति को प्रकट कर रहा है जो अर्थमय है उसको क्या बोलेंगे? ध्वनि बोलेंगे। भाषा का सूक्ष्मतम ध्वनि इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। और वर्ण मिलकर के क्या बनता है? तो शब्द का निर्माण कर देता है। भाषा विज्ञान में भाषा से संबंध मानवीय वाणी ही ध्वनि होता है। मानवीय वाणी क्या है? ध्वनि होता है। ध्वनि इकाई वर्ण अपने आप में सार्थक नहीं होता है, परंतु सार्थक शब्दों की निर्माण में वर्ण जो है ना वो क्या होता है? सहायक होता है। मनुष्य ध्वनि इकाइयों में नहीं सोचता है,
उसके चिंतन का आधार सार्थक शब्द होता है। ध्वनि में मनुष्य कैसे सोचेगा? वो आपका भाषा को सुनेगा, आपके जो वाक्य है उसको सुनेगा, ठीक है, फिर उसको क्या करेगा, तो उसको सार्थक शब्द का अर्थ अपने मन में निकालेगा, फिर उसका रिप्लाई देगा। शब्दों में ध्वनि इकाइयों की व्यवस्था रहती है और शब्दों की क्रमशः अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र उनमें व्यवस्थित ध्वनि का उच्चारण करना पड़ता है। शब्दों में ध्वनियों का जो क्रम निश्चित है उसे बदलने पर उन शब्दों की सार्थकता को व्याघात पहुंचता है। चलिए अब जरूरी वाला पाठ है, आगे देखिए। आगे है ध्वनि परिवर्तन के विभिन्न रूप। तो देखिए इसको भी पढ़ते हैं हम लोग। भाषा में ध्वनियों का परिवर्तन होने के कुछ कारण अवश्य रहते हैं। वो ऐसे ही परिवर्तन नहीं होता, उसका भी कुछ कारण रहता है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं होता है, ठीक है। भाषा क्योंकि अनुकरण से सीखी जाती है, अतः अनुकरण की अपूर्णता से ध्वनि परिवर्तन हो सकता है। संसार में सभी मनुष्यों की अनुकरण करने की शक्ति एक समान नहीं है। यही कारण है, माने सभी मनुष्य जो है ना एक समान सीख नहीं सकता है, एक समान कुछ चीज़ को सुन करके उसको नोटिस या सीखने की क्षमता अपने अंदर नहीं ला सकता है। तो वही बोला जा रहा है कि उसको उच्चारित ध्वनि में अंतर उपस्थित हो जाता है। जब एक सभी का शक्ति नहीं है तो उसको आप उच्चारण कीजिएगा, आपसे कम पावर का जो समझ वाला व्यक्ति उसका उच्चारण करेगा तो कुछ अलग अलग करेगा। तो उच्चारण करने की दृष्टि में ध्वनि परिवर्तन उसमें हो सकता है। कभी कभी मनुष्य शीघ्रता से बोलने के कारण भी ध्वनि का उच्चारण ठीक प्रकार नहीं कर पाता है। स्पीड में बोलिएगा तो गलती बोला जाएगा, ठीक है, जैसे हमसे कभी कभी होता है। और कभी कठिनाई से बोली जाने वाली ध्वनि को सरल बनाकर उसका उच्चारित कर, जैसे कि कठिन शब्द कुछ है, ठीक है, तो उसको हम लोग हार्ड बोल लेंगे। जैसे कठिन बोलना है तो हार्ड बोल लेंगे, तो उसी जैसा कुछ अलग वर्ड बोल लेंगे, तब भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अतः ध्वनि परिवर्तन के अनेक कारण हो सकते हैं, ठीक है। ध्वनि परिवर्तन के कारणों को मनुष्य दो वर्गों में रह करके सीख सकता है। एक तो होता है अभ्यंतर कारण और दूसरा होता है बाह्य कारण। बाह्य कारण बहुत ही छोटा है, इसीलिए बाह्य कारण को पहले पढ़ लेंगे। देखिए, बाहरी कारणों से ध्वनि में परिवर्तन आ जाना या ला देना, इसको बोलेंगे बाह्य कारण। अब वो ऐतिहासिक कारण हो सकता है, माने इतिहास रिलेटेड शब्द हो सकता है, ठीक है। और भौगोलिक कारण, भौगोलिक क्षेत्र के चलते भी भाषा में बाह्य कारण के चलते चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ का कुछ भाषा अलग है, साउथ का भाषा अलग है, तो भौगोलिक चलते ऐसे हो गया। अभ्यंतर कारण में पहला देखिए, पहला होता है दोस्तों प्रयत्न लाघव, इसको बोलेंगे मुख सुख। तो प्रयत्न लाघव में या तो ध्वनि का लोप हो जाता है, चाहे ध्वनि का आगम हो जाता है। ध्वनि का लोप मैंने समझ जाइए कि जैसे स्थल से बन जाएगा थल, तो यहाँ ध्वनि का लोप हो गया। और वधु से बन जाएगा बहु, तो ये ध्वनि का आगम हो गया। तो ध्वनि का लोप और ध्वनि का आगम हम लोग आगे डिफिनेशन से समझेंगे, इसीलिए इसको इतना ही करके छोड़ दे रहे हैं। लेकिन आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि ध्वनि का लोप हो जाना माने स्थल लिखल था आधा सा लोप हो गया तो थल बच गया। आगे है शीघ्र भाषण। शीघ्र भाषण में जैसे कि बाबूजी बोलना रहता है हम लोग के, तो बाबूजी बोल देते हैं, तो शीघ्र भाषण के चलते शॉर्ट मार दिए। भौजाई है, भातृजया है, तो इसको हम लोग भौजी बोल देते हैं, तो क्या है, शीघ्र भाषण है। आगे है अज्ञान तथा अशिक्षा में, तो अज्ञानी लोग जैसे कि यमुना है तो उसको जमुना बोलते हैं। रिपोर्ट लिखवाना है तो उसको रपट लिखना बोल देंगे। ये अज्ञानी और अशिक्षा के कारण से होता है। आगे है आत्म प्रदर्शन, ठीक है। तो देखिए आत्म प्रदर्शन क्या है कि शौकीनी में एक बात में नहीं होता है कि आत्म प्रदर्शन कर रहा है, अपने आपको बड़ा दिखाने के लिए वर्ड नया नया बोल रहा है। जैसे कि इच्छा को बोलेगा इच्छा, सांप को बोलेगा सराप, नमस्कार कोई ऐसा वाला सा डाल करके नमस्कार लिख देगा, ठीक है। तो ये आत्म प्रदर्शन हो गया। आगे है काल्पनिक शब्द। तो काल्पनिक शब्द हम लोग बोलते हैं जैसे कि रोटी राटी नहीं खाएंगे, ठीक है, जैसे कि वो मेरा भाई वाई नहीं है, ठीक है, जैसे मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, तो ऐसे बोलते हैं, तो क्या है, काल्पनिक शब्द है। आगे है मात्रा, या मात्रा में मिस्टेक कर देते हैं। आगे है स्वच्छंदता। तो इसको समझिए स्वच्छंदता क्या होता है। देखिए जैसे यशोदा को अपने मन से जसोदा बोल दिए, मनी है तो उसको मन ऐसे बोल देंगे, मनी लिख देंगे, तो ये स्वच्छंदता होता है। कभी लोग ज़्यादा स्वच्छंद होते हैं, ठीक है, इन्हीं में ज़्यादा उल्टा पल्टा लिखित रहता है, देखिएगा। आगे है लिपि का अपूर्ण होना।
ठीक है, जैसे कि मोहन से हम लोग बन दिए मोहना, तो लिपि का अपूर्ण हो गया। जैसे कृष्ण से कर दिए कृष्णा, तो लिपि अपूर्ण है या विदेशी ध्वनि का भाव होना, ठीक है, या भाव दशा, जैसे कि रामू को चाल करना है तो अरे रमुआ चाल करेगा, अरे रमुआ ही आओ, ठीक है। ये योगी तो बोलेंगे जोगिया, तो यही है, क्या है, भाव दशा उसका चेंज कर दिए, भाव ही पलट दिए उसका, ठीक है। चले आगे देखिए, आगे है आगम। क्या है, आगम। आगम को समझिए, पीछे हम लोग जो इसको छोड़ दिए थे एग्जाम्पल समझ करके खाली। आगम क्या है, तो व्याकरण की आवश्यकता के बिना, व्याकरण के आवश्यकता के बिना जब किसी शब्द में कोई ध्वनि बढ़ जाती है, ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं, तो तब उसको हम लोग आगम बोलते हैं। जैसे नाज है, तो नाज में अ वाला शब्द आ गया तो क्या बन जाएगा, अनाज। या पिर्य है तो इसमें या बन गया तो पिर्या, तो ये आगम हो गया, ठीक है। व्याकरणिक आवश्यकता यहाँ नहीं था लेकिन फिर भी लगा लिए, तो ये आगम हो गया। लोप समझिए, किसी शब्द में पहले विद्यमान ध्वनि का उसके परिवर्तित रूप में न पाया जाना ध्वनि का लोप कहलाता है। जैसे स्नेह, तो आधा स का यहाँ पास लोप हो गया तो नेह बच गया। वाष्प, यहाँ पास नया वर्ड भाप बन गया। अभ्यंतर से भीतर बन गया, तो यहाँ लोप हो जा रहा है इसमें। आगे देखिए, आगे है सगुन, तो शकुन से कर दिए सगुन, तो यह क्या है, तो ये सघोषीकरण हो गया। या हस्त से हम लोग हाथ बना दिए, तो ये क्या है, सघोषीकरण हो गया। यानी कि ध्वनि परिवर्तन के कारण में सघोष और अघोष भी होता है। अघोष वाला देख लीजिए, जैसे कि मदद से बन गया मदत, ये अघोषीकरण हो गया। या गृह से घर बना दिए, वन से वन बना दिए, पादप से पेड़ बना दिए, तो ये महाप्राणीकरण बन गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आगे है कर्ण से बना दिए कान, सिंधु से बना दिए हिंदू, तो अल्प प्राणीकरण बन गया। उसी प्रकार दुग्ध है तो दूध बना दिए, पुत्र है तो पुत बना दिए, तो क्या है, मात्रा का भेद हो गया। ग यहाँ से डिलेट मार दिए, यहाँ तरह के तब बना दिए, तो मात्रा भेद हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे है गांव से बना दिए ग्राम, छाया से बना दिए छाँव, श्वास से बना दिए सांस, तो क्या है, अनुनासीकरण कर दिए, ठीक है, अनुस्वर वाला चीज डाल दिए उसमें। चलिए आगे देखिए, आगे है अर्थ परिवर्तन। तो अर्थ परिवर्तन भाषा की स्वाभाविक प्रक्रिया है। अर्थ परिवर्तन क्या है, भाषा की स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा के अध्ययन से यह विदित होता है कि भाषा में प्रयुक्त शब्दों के अर्थों में भी उसी प्रकार परिवर्तन होता है जिस प्रकार की भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों या पदों का होता है। जैसे पीछे हम लोग ध्वनि परिवर्तन किए, तो उसी प्रकार अर्थ भी परिवर्तन होगा। अनेक शब्दों के अर्थों को देखने से यह बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है। जैसे कि कुशल, तो कुशल शब्द का मूल अर्थ होता है कुशल लाने वाला। कुशल, कुशल जो होता है ना, वो क्या होता है, बहुत नुकीला चीज होता है। कुशल क्या होता है, तो कुशल आने वाला को कुशल बोलते हैं। और कुशल जो होता है ना, नुकीला होता है। तो कुशल आने वाला काम जो है ना, अधिक चतुराई से करना रहता है, नहीं तो आपको कट फट जाएगा उससे, ठीक है। तो चतुराई से ही बन गया, बाद में इसका अर्थ बन गया चतुर। मैंने कुशल से क्या बन गया, तो कुशल का मूल अर्थ था कुशल आने वाला आदमी। अब कुशल नुकीला होता है तो चतुराई से लाना रहता है, तो चतुर का इस्तेमाल होने लगा अब, तो इसीलिए अब क्या होगा, चतुर बन गया। उसी प्रकार प्रवीण है, तो प्रवीण का मूल अर्थ होता है कि बीना बजाने वाला पट्टू। बीना बजाने वाला पट्टू को प्रवीण बोलेंगे। लेकिन अब हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी विषय में वो लड़का क्या है, प्रवीण है, मैंने किसी विषय में वो तेज है, तो यहाँ पास अलगे है वो चीज़। आगे है तैल, तो तैल का मुख्य अर्थ होता है कि तिल से निकलने वाला द्रव को तैल बोलते हैं। लेकिन अब क्या है, अब सरसों से निकलेगा चाहे नारियल से निकलेगा, तो जो द्रव निकलेगा इस समय तो उसको क्या बोलेंगे, तेल बोलेंगे। तो यही है, अर्थ परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो अर्थ परिवर्तन को भी हम लोग आगे अलग अलग प्रकार में समझेंगे, बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, ठीक है। अब आगे है अर्थ परिवर्तन की दिशा। तो संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील है। संसार की सब वस्तु जो है ना, वो क्या है, परिवर्तनशील है। भाषा भी क्या है, परिवर्तनशील है। जिस प्रकार ध्वनि में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक भाषा के शब्दों के
अर्थों में भी परिवर्तन होता है। इस अर्थ परिवर्तन को विकास सिद्धांत की दृष्टि से अर्थ विकास भी कहा जाता है। यह अर्थ परिवर्तन 3 प्रकार के होता है। पहला है अर्थ विस्तार, माने कहीं पर अर्थ का जब विस्तार होता है उसको अर्थ विस्तार बोलेंगे। तो जैसे देखिए कुशल, तो कुशों को लाने वाला, तो क्या है, तो कुशल आना चतुर सूचक का काम है। तो इसीलिए यह क्या बन गया कि कुश लाना चतुर है, तो चतुर का सूचक है। इसीलिए हम लोग अब चतुर से बोल देते हैं कि वह संगीत में चतुर न बोल करके बोल देते हैं संगीत में कुशल है। क्या वह खेलने में चतुर है ना बोल करके वह खेलने में कुशल है बोल देते हैं। तो ये क्या था, तो ये था अर्थ विस्तार का उदाहरण। आगे है अर्थ संकोच, तो कहीं पर अर्थ में संकोच होता है उसको अर्थ संकोच बोलते हैं। उदाहरण समझिए, जैसे कि गजतीती गौ, गजतीती गौ, गजतीती गौ का मतलब होता है कि चलने वाला को हम लोग गाय बोलते हैं, जो चलता है उसको गाय बोलते हैं। लेकिन मनुष्य भी तो चलता है, पर मनुष्य को क्या गाय बोलेंगे, तो नहीं गाय बोलेंगे। तो यही है अर्थ संकोच। उसी प्रकार से आगे देखिए, अस्सनुते अधात्मनम इति अश्वः, इसका मतलब होता है कि सड़क पर चलने वालों को घोड़ा या अश्व कहते हैं। लेकिन सभी सड़क पर चलते हैं तो सभी को अश्व या घोड़ा कहेंगे, तो नहीं। तो यही क्या है, अर्थ संकोच हो गया। ठीक है। तीसरा है दोस्तों अर्थ्यादेश, समझिए इसको। तो कहीं पर पुराने अर्थ के स्थान पर नया अर्थ को जोड़ना अर्थ्यादेश होता है। एक अर्थ के स्थान पर दूसरा अर्थ लाना ही अर्थ्यादेश होता है। जैसे देखिए असु प्लस र, ये देवता के लिए पहले यूज होता था, लेकिन अब क्या हो गया ना कि अब अ प्लस सुर हो गया, असुर बन गया, तो राक्षस के लिए अब युग होता है उपयोग। ठीक है। उसी प्रकार देखिए वर पहले उपयोग होता था श्रेष्ठ आदमी के लिए, लेकिन अब केवल वर जो है दूल्हा के लिए उपयोग होता है। ठीक है। चलिए उसी प्रकार आगे देखिए, सह का पहले मतलब होता था कि वेद में सह धातु। ठीक है। माने वेद में सह धातु का अर्थ होता है जीतना, अब बाद में अब बन गया कि सह माने सहन करना। पहले होता था जीतना, अब हो गया सहन करना। अब देखिए अब आगे है अर्थ परिवर्तन के कारण। तो चलिए इसको समझते हैं। अर्थ परिवर्तन की समस्त प्रतिक्रिया मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, काल्पनिक टाइप का है। डॉक्टर तारापुरवाला ने अपनी पुस्तक एलिमेंट ऑफ द साइंस ऑफ लैंग्वेज में प्रोफेसर टक्कर के अनुसार उसमें बताया गया है कि अर्थ परिवर्तन 12 कारण हो सकते हैं अर्थ परिवर्तन के, लेकिन अन्य अनुसंधानों से सब आदमी ये माने हैं कि अर्थ परिवर्तन के 24 कारण हो सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग जो है वो 12 जो परिवर्तन है अर्थ परिवर्तन का मुख्य कारण उसको समझेंगे एक एक करके। देखिए लाक्षणिक प्रयोग, तो भावों और अनुभूतियों की सरल सुंदर एवं कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए लक्षण शक्ति का आश्रय लिया जाता है। इसे भाषा में रोचकता और मधुरता आ जाता है। इसके 3 भाग या 3 रूप होते हैं लाक्षणिक का। पहला होता है सादृश्य मूलक वर्णन। सादृश्य मूलक वर्णन माने होता है कि निर्जीव में भी मानवीय अंग हम लोग लगा करके बोलते हैं। जैसे सुराही के गर्दन, तो सुराही तो निर्जीव नहीं, उसको गर्दन होगा तो नहीं, लेकिन बोलते हैं कि नहीं सुराही के गर्दन। ठीक है। उसी प्रकार बोलते हैं पर्वत की चोटी, उसी प्रकार बोलते हैं कि आरी के दांत। तो ये सब क्या है, ये सब है लाक्षणिक प्रयोग के सादृश्य मूलक वर्णन का उदाहरण। आगे है गौण प्रयोग। तो गौण प्रयोग क्या है, तो गुण के आधार पर ये प्रयोग करते हैं। जैसे सुंदर कल्पना या चटपटी बातें या मधुर लय या नीरस भाषण, ये क्या है, गौण है, गुण के आधार पर कह रहे हैं। अर्थ परिवर्तन हो गया ये सब। आगे है गुण साम्य मूलक प्रयोग, माने गुणों की समानता के आधार पर अर्थ परिवर्तन होगा। जैसे कि राम सिंह है, राम सिंह है माने राम जो है ना वो सिंह के समान है वो। ठीक है, जो जंगल में सिंह होता है। ठीक है। या जैसे कि डरपोक को हम लोग गिदड़ बोलते हैं, तो गुण चेंज कर दिए। ठीक है। और भोले भालों को गाय बोलते हैं कि वह लड़का गाय है, नहीं बोलते हैं। जैसे कि बोलना रहता है कि वह लड़का भोला भाला है, तो उसको बोलते हैं कि वह लड़का गाय है। महामूर्ख को गधा बोलते हैं, तो ये क्या है, गुण साम्य मूलक है, मैंने गुण के बारे में बोल रहे हैं उसका। 12 प्रकार पढ़ना है, अभी दूसरा पढ़ेंगे। देखिए दूसरा है
परिवेश भेद माने वातावरण परिवर्तन। तो वातावरण परिवर्तन कीजिएगा तो इसके भी 2-3 प्रकार से हम लोग जानेंगे इसको भी। ठीक है, देखिए पहला है दोस्तों भौगोलिक परिवेश। ठीक है, तो 5 प्रकार है दोस्तों इसमें। तो पहला है भौगोलिक परिवेश, जैसे कॉर्न को इंग्लैंड में गेहूं बोलता है और कॉर्ने के स्कॉटलैंड में बाजरा बोलता है और कॉर्न को ही अमेरिका में मक्का बोलता है। तो भौगोलिक परिवर्तन हुआ, क्षेत्र परिवर्तन हो गया, तो इसीलिए यहाँ पास भी परिवर्तन हो गया, अर्थ परिवर्तन हो गया। आगे है सामाजिक परिवेश। तो समाज में देखिए सिस्टर जब परिवार में होंगे तो वो बहन होगा उसका मीनिंग, लेकिन सिस्टर जब अस्पताल में होगी तो वो होगा नर्स के लिए सिस्टर इस्तेमाल करते हैं अस्पताल में हम लोग। उसी प्रकार फादर, तो परिवार में हम लोग पिताजी के लिए फादर यूज करते हैं, लेकिन यदि हम लोग चर्च में जाएंगे तो पादरी के लिए फादर इस्तेमाल होता है। हिंदू परमात्मा, हिंदू लोग जो है ना परमात्मा को ईश्वर बोलेगा, मुस्लिम जो लोग हैं वो परमात्मा को अल्लाह बोलेंगे, ईसाई लोग परमात्मा को गॉड बोलेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन हो गया। तीसरा है धार्मिक परिवेश। धार्मिक परिवेश में कैसे देखें, पहले जो होता था वो क्या होता था कि 2 वेदों को जानने वाले लोग को द्विवेदी बोलते थे, 3 वेदों के जानने वाले लोग को त्रिवेदी या त्रिपाठी बोलते थे, 4 वेदों को जानने वाले अध्ययनरत आदमी को चतुर्वेदी बोलते थे, शुक्ल यजुर्वेद के ज्ञानी को शुक्ल बोलते थे, कृष्ण यजुर्वेद के ज्ञानी को मिश्र बोलते थे, यज्ञ करने वालों को यजमान बोलते थे, अध्यापक को पहले उपाध्याय बोलते थे। लेकिन अब क्या है, ये सभी जो चीज़ है वो किसी जाति विशेष का वाचक बन के रह गया है, तो ये धार्मिक परिवर्तन हो गया, धार्मिक परिवेश का अर्थ परिवर्तन। ठीक है, उसी प्रकार देखिए दक्षिणा जो होता था ना पहले, वो दक्षिण दिशा में बैठ करके यजमान द्वारा दिया गया धन या दान होता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब केवल दान ही हो गया। चाहे आप जो चीज़ दे दीजिए पंडित जी के, चाहे धन दे दीजिए, चाहे आप कुछ भी दे दीजिए धन के रूप में, फल फलहरी वगैरह, ठीक है, खाद्य चीज। ठीक है, तो ये दक्षिणा अब होता है ऐसा। आगे है राजनीतिक परिवेश, जैसे कि नेता, तो पहले नेता उसको बोला जाता था कि जो राष्ट्र को सही दिशा में लेकर जाता है, लेकिन अब राष्ट्र को पीछे भी ले जा रहा है उसको भी नेता बोलते हैं। दुराग्रह पूर्ण करने का कार्य को अब सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह होता है कि सही काम के लिए आग्रह किया जाना चाहिए ना, लेकिन अब जो फालतू काम है उसके लिए भी सत्याग्रह आदमी करता है, सत्याग्रह। उसी प्रकार स्वार्थी को भी अब देशभक्त कह रहे हैं, तो ये क्या है, राजनीतिक परिवेश है। आगे है भौतिक परिवेश। देखिए भौतिक परिवेश क्या है, तो पहले जो था ना वो कांच से बने चीज़ों को सिर्फ ग्लास बोला जाता था, लेकिन अब क्या है, प्लास्टिकों से बना है चाहे धातुओं से बना है उसको हम लोग ग्लास से बोलते हैं। ठीक है, पहले देखिए पंछी के पंख से कलम बनता था, लेकिन अब हम लोग सिंपल कलम को पेन बना दिए हैं, उसमें भी फाउंटेन पेन, बॉल पेन, डॉट पेन, बहुत सारा पेन अब बन गया। ठीक है, तीसरा है व्यंग प्रयोग। तो देखिए व्यंग प्रयोग से अर्थ परिवर्तन होता है, जैसे कि हम लोग उसके मजाक, व्यंग बने क्या होता है, मजाक बनाना। तो जब आप मान लेते हैं कि आपका दोस्त क्या है, बहुत डरपोक है, तो उसको बोलेंगे कि वाह तुम बहुत शेर आदमी है, तो क्या है उसका व्यंग कर दिए। तो मैंने डरपोक को सिंह बोलना, चाहे बहुत मूर्ख है तो उसको बुद्धिमान कह देना, तो ये व्यंग कर दिए। ठीक है, अब देखिए अब है श्रवण सुखदाता। श्रवण या सुखदाता, जो हम लोग को सुनने के बाद सुख मिलता है जिससे, तो इसमें आता है अशुभ अमंगल पहला। जैसे कि अंधे को अब सूरदास कहते हैं, पहले अंधा बोलते थे। जैसे कि दुकान बंद करना को आदमी अशुभ मानता है, अमंगल मानता है, इसलिए दुकान बढ़ाना उसको बोलता है। उसी प्रकार वीड़ा या लज्जा दूसरा है। तो जैसे कि मल त्याग को आदमी अब शौच बोलता है लज्जा के चलते, या जुगुत्सा या घृणा से क्या बोलता है, जैसे नग्न है तो उसको दिगंबर बोला जाता है। अब पीव पढ़ना को बोलते हैं राल टपकना। अंधविश्वास के चलते पति का नाम नहीं लिया जाता है, ज्येष्ठ का नाम लिया जाता है, गुरु का नाम भी नहीं लिया जाता है, अंधविश्वास के चलते अर्थ परिवर्तन हो गया। हीन कार्य के चलते चोर को तस्कर बोला जाता है, हीन के चलते, तो ये भी अर्थ परिवर्तन हो गया। आगे है शिष्टाचार। देखिए तो भक्त अपने को क्या क्या बोलेगा, तो भक्त जो है जब पूजा करेगा तो अपने आप को दीन बोलेगा, पापी बोलेगा, कुमति बोलेगा, तो ये सब अपने आप को बोलेगा। और परमात्मा को बड़ा दिखाने के लिए, उसको शिष्टाचार देने के लिए क्या बोलेगा कि परमात्मा तुम क्या हो, दीन बंधु हो, पतित पावन हो, पालनहार हो। उसी प्रकार शिष्टाचार दिखाना है तो शिष्टाचार में भोजपुरी में हम लोग आपको क्या बोलेंगे, रउआ बोलेंगे या राउर बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार बैठियों को बोलेंगे पधारिए, शिष्टाचार कर रहे हैं। उसी प्रकार नौकर जो है मालिक से बोलेगा कि अन्नदाता, महान, मालिक, हुजूर, दयालु।
अपने आप को क्या बोलेगा? सेवक, दास, गुलाम। ये शिष्टाचार है। आगे है व्यक्तिक ज्ञान भेद। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान का स्तर जो होता है ना, वो अलग अलग होता है। इसलिए जौहरी हीरे को पहचान लेता है, लेकिन सामान्य आदमी हीरे को पहचानेगा नहीं, वो चमकीला पत्थर सोच के बिक देगा। तो यही है, ज्ञान भेद होना चाहिए। तो ज्ञान या भेद के दृष्टि से भी क्या होता है? अर्थ परिवर्तन होता है। आगे देखिए, आगे है भावात्मक बल। भावात्मक बल वो होता है कि जिसके प्रति आपका भाव है, माने उस चीज़ के प्रति आपका लगाव है। तो हम लोग रसगुल्ला डायरेक्ट बोल देंगे, लेकिन बंगाली लोग उसको रसोगुल्ला करके बोलेंगे, सीताप्रिय उसको बोलेंगे, मोहन प्रिय बोलेंगे। या कद्दू को भाव प्रिय बनाने के लिए आदमी बोलता है सीताफल, तोरई को बोलता है राम तोरई, पुत्र को बोलता है प्यार से बाबू, पत्नी को रानी बोलता है। उसी प्रकार इस चीज़ के बारे में आप कमेंट कीजिए कि आप इनको क्या बोलते हैं, यदि आप वो हैं तो आप इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए। आगे देखिए, ज़्यादा तो इसमें जो है बाबू सोना वगैरह बोलता है। ठीक है, तो अपना अपना बताइए। आगे देखिए, 8 में सामान्य के लिए विशेष उपयोग करते हैं। जैसे कि साग जो होता है ना, वो सूखा साग होता है, साग। लेकिन अब हम लोग क्या सब्जी इस्तेमाल करते हैं, उसमें हरा साग सब्जी सब आ जाता है। उसी प्रकार छात्र, अध्यापक, डॉक्टर, वकील क्या है, दोनों लिंगों के लिए इस्तेमाल होता है। ये सामान्य में क्या हो गया? विशेष हो गया। आगे है शब्दार्थ की अनिश्चितता, माने पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, स्वर्ग, नरक, न्याय, प्रेम, श्रद्धा। तो ये चीज़ क्लियर नहीं है, निश्चित नहीं है उस शब्द के लेकर के, लेकिन बोलेगा कि स्वर्ग आपको मिलेगा अच्छा काम कीजिएगा। तो कैसा स्वर्ग कोई देखा है? कैसा नरक कोई देखा है? या नरक और स्वर्ग है भी कि नहीं, ये चीज़ बताना क्या है? तो असंभव है। तो ये है शब्दार्थ की अनिश्चितता। आगे है 10 नंबर में अज्ञान के चलते, जैसे फजूल। तो अज्ञान के चलते फजूल को आदमी बेफजूल बोल देता है। या एक तत्व की प्रधानता के चलते, जैसे देखिए कम्युनिस्ट लोग क्या रहेगा, तो कम्युनिस्ट लोग का लाल झंडा रहेगा पहचान। उसी प्रकार सफ़ेद टोपी किसको बोलेंगे, तो सफ़ेद टोपी पहले कांग्रेसियों को बोला जाता था। या सुंदर रंग के कारण क्या बोलते हैं? सुवर्ण बोलते हैं। कृष्ण को काली या रात्रि बोलते हैं। उसी प्रकार से गौण अर्थ का मुख्यता को क्या बोलते हैं? जैसे कि चीन के व्यक्ति रहेगा तो चीनी बोलेंगे, कश्मीर के केसर को कश्मीरी केसर बोलेंगे, पंजाब के आदमी को पंजाबी बोलेंगे। तो दोस्तों, हम लोग अभी अर्थ परिवर्तन के 12 सभी कारणों के बारे में समझे। वैसे तो 24 हैं, ठीक है, लेकिन 12 को हम लोग अभी समझ गए। ठीक है, 24 उतना ज़्यादा डीपली नहीं है। ठीक है, 12 तक क्लियर है आपको। यहाँ तक सारा जो प्रश्न है वो बनेगा ही बनेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग रिवीजन एक्सप्रेस के अगले वीडियो के साथ। उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो में आपका भाषा विज्ञान जो चैप्टर है, और उसमें जैसे कि टॉपिक दिया हुआ था कि भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन क्या है, तो उम्मीद है कि इन सारे चीज़ों के बारे में आपको समझ में अवश्य आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।